हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर। तो इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को देखेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी को मेनली देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप एनसीईआरटी 99 सीरीज वाले हमारे प्लेलिस्ट पे देखोगे, केमिस्ट्री वाले में आपको मिल जाएगा ये वाला, और बायोमेडिकल्स भी हमारा चल रहा है, तो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को। तो यहाँ पर हमारा एक जानने वाला चीज है कि फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो ये बात आप पॉइंट डाउन करके लिख सकते हो, एक नोट डाउन करके लिख सकते हो, क्योंकि ये जरूरी होगा। मे बी आपको कभी एमसीक्यू वगैरह में दे दे कि फिनॉल का एक दूसरा नाम बता दो कि ये क्या है, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन पे आते हैं फ्रॉम हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन आपको पता होगा, ये इसके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के प्रीवियस चैप्टर 6 चैप्टर में वो क्या था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, तो हेलो एरिन में क्या होता है कि हेलो यानी कि आपका कोई हेलोजन रहेगा, उसके साथ एरिन यानी कि आपका एरोमेटिक रिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्लोरोबेंजीन से एक प्रिपरेशन किया हुआ है। ठीक है, ये एक हेलोजन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो, क्लोरोबेंजीन ये वाला है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। हम्म, तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे एट 653 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, 300 एटीएम यानी कि ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, और ये आपको डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को। ठीक है, 623 केल्विन। तो इस पे क्या होगा कि आप रिएक्शन को कैसे याद रखोगे, देखो कि ये आपका आ गया क्लोरोबेंजीन, उसके बाद हमारा आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा फिनाइल रिंग बच गया, ये आपका आ गया फिनाइल रिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या बचे, सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो आपका कैसे रहेगा ये, O एंड देन Na। लेकिन ये आपको किसी किसी बुक में या फिर इस बुक में ही कहीं कहीं पर ऐसे मिलेगा कि ये ONA ऐसे है, और कई कई जगह पे ये मिलेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो असल में ये आयोनिक की तरह ही रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है आपका निगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये क्या करते हैं ना कि माइनस एन प्लस को आप कैंसिल करके डायरेक्ट ONA भी दिखा सकते हो, लेकिन आप O माइनस एन Na प्लस भी दिखाओगे तब भी सही है, और ONA भी दिखाओगे जैसे हमने पहले दिखाया था, वैसे भी आपका सही है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। तो अभी क्या होगा, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों अटैच होगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पर ये O माइनस के साथ है, उसके साथ साथ ये हमारा हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनाइल रिंग के साथ अगर ऑक्साइड रहेगा, O माइनस रहेगा, तो हम बोल देंगे उसको फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, O माइनस है और यहाँ पर रहेगा H प्लस, तो हमारा क्या होगा, OH हो जाएगा, और ये हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, डायरेक्टली याद कैसे रखोगे, मैं वो बोल रहा हूँ कि आपने सोडियम और क्लोरीन को अटैच करवा दिया और एज ए सोडियम क्लोराइड आपने बाहर कर दिया। उसके साथ आपने क्या किया, अभी आपके पास बचा हुआ है फिनाइल रिंग एंड यहाँ पर OH। तो आपने फिनाइल रिंग एंड OH को अटैच कर दिया और आपके पास फिनॉल रेडी हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले हमारा ये
सोडियम फिनॉक्साइड आयन ही बनेगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये वाला। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसके बाद इसका हो गया एसिडिफिकेशन, क्योंकि हमने एसिड को एडिशन किया तो ये एसिडिफिकेशन हो गया। फिर आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी ये रिएक्शन लिख सकते हो कि यहाँ से आपका क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको HCl देना होगा। तो आप याद रखने के लिए ये दोनों याद रख सकते हो कि डायरेक्टली ये फिनॉल बन गया, उसके साथ आपने HCl दे दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप पहले ये, जैसे हमारा दिया हुआ है, पहले फिनॉक्साइड आयन बना दिया, उसके बाद ये फिनॉल। लेकिन इन रियलिटी क्या बन रहा है, पहले फिनॉक्साइड बन रहा है, उसके बाद फिनॉल बन रहा है। तो ये आप याद रखना कंप्लीटली। ठीक है, और अगर आपको एज थ्योरी आपको अगर लिखना होगा कि ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप उसके बाद ये टेम्परेचर एंड प्रेशर दे सकते हो, आप अगर आपको याद रहेगा तो सही है। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, it forms sodium phenoxide ion. Then acidification of sodium phenoxide ion forms phenol। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये वाला है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमें पहले प्रिपेयर करना होगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम पहले प्रिपेयर कहाँ से करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन। तो इन शॉर्ट ये वाला रिएक्शन क्या हो रहा है कि बेंजीन से क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, बेंजीन से फिनॉल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ओलियम दे सकते हो। ओलियम यानी कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा H2S2O7। ठीक है, या फिर आप फ्यूमिंग फ्यूमिंग H2SO4 भी दे सकते हो। ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे और उसके बाद आप एसिड दोगे, तो ये आपका बन जाएगा फिनॉल। तो पहले हम देखते हैं, हमने ओवरऑल आइडिया ले लिया। अभी हम देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि बेंजीन इज सल्फोनेटेड। ठीक है, बेंजीन में आप ये सल्फोनिक एसिड का एडिशन कर रहे हो, तो ये सल्फोनेटेड हो गया विथ ओलियम। ठीक है, ओलियम के साथ रिएक्शन करने के बाद एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म। तो ये वाला हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो फॉर्म हो गया। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड पे कन्वर्ट होगा ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड पे कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसका क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा, जैसे ये पहले हुआ था एसिडिफिकेशन, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिनॉल को प्रोवाइड कराएगा। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आपका सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन OH। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे NaOH, तो अभी क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से OH कॉम्बाइन होएगा, और कॉम्बाइन होके क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉम्बाइन होके प्रोड्यूस करेगा वाटर। उसके बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पर रहेगा आपका O- और यहाँ पर आपका रहेगा Na+। तो दोनों आसपास आ जाएगा, क्योंकि एक है पॉजिटिवली चार्ज हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम है आपका पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन रहेगा निगेटिवली चार्ज। तो O- Na+ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। आने के बाद क्या होगा कि वहाँ से एक हाइड्रोजन एंड एक OH कॉम्बाइन करेगा। कॉम्बाइन करने के बाद क्या बनाएगा, कॉम्बाइन करने के बाद आपका बना दिया वाटर। ठीक है, वाटर बनाने के बाद क्या होगा
कि हमारे पास एक बचेगा ONA, ठीक है, ONA एक बचेगा और यहाँ पर एक सोडियम बचेगा। तो इस पे क्या होगा कि इस पे ये जो यहाँ पर माइनस रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये सल्फर के ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड फिर क्या करेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये इस सोडियम को उठा लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फिनाइल रिंग और उसमें ONA जुड़ गया। उसके साथ हमारा क्या हुआ कि ये आपके पास बचा सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन O-Na+, और यहाँ पर भी क्या होगा कि ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा आपका सोडियम। तो आपका ये O-Na+, ये फॉर्म कर दिया और उसके साथ आपका वाटर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर बोला गया था ना कि ये वाला आपका क्या है, 1 मिनट, हाँ, ये वाला आपका क्या है, ये वाला है आपका, यहाँ पर दिया हुआ था, ओके, हाँ। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो गया, ये वाला है ना, सोडियम फिनॉक्साइड हमारा फॉर्म हो गया। तो सोडियम फिनॉक्साइड होने के बाद क्या होगा कि उसका होगा एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन होकर वो बनेगा फिनॉल, ठीक है। और पहले इस वाले पे जैसे हमने एसिडिफिकेशन लिखा हुआ था वैसे ही एसिडिफिकेशन होगा और वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो आप ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको अगर कहीं भी एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी आप नोट डाउन कर लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो हमारा ये एक, और यहाँ पर ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला आप लिख लेना कि ये वाला रिएक्शन ही लिख लेना डायरेक्टली एज ए मैकेनिज्म। और ये हमारा हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड के बाद आप क्या बना देना, आप बना देना फिनॉल। कैसे बनाओगे, सॉरी, एसिडिफिकेशन के बाद। तो एसिडिफिकेशन होगा और ये फिनॉल बना देगा, ठीक है। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। तो a diazonium salt is formed by treating an aromatic primary amine, ठीक है, aromatic primary amine with nitrous acid NaNO2 plus HCl, ठीक है। तो NaNO2 plus HCl ये क्या फॉर्म करेगा आपका, HNO2 फॉर्म करेगा। HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, ठीक है, आप याद रखना। तो अभी क्या होगा ना कि हमें लेना है एक प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। तो एरोमेटिक ये है और ये आपका प्राइमरी एमाइन हो गया क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनिलीन। तो एनिलीन का रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन समूहों के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तब ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर Cl माइनस है इसलिए क्लोराइड हो गया, इसको आप बोल सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे और थोड़ा सा हीट करोगे तो आपका ये फिनॉल प्रोड्यूस होगा। तो आपका ये फिनॉल प्रोड्यूस हो गया। तो ठीक है, और उसके साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और ये जो वाटर रहेगा ये आपका ऐसे रहेगा। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन कंबाइन होगा और ये HCl बनाएगा, ये निकल जाएगा, उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और ये OH आपका इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा और ये फॉर्म करेगा आपका फिनॉल। फिर आपका आता है फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। तो ये है आपका क्यूमिन का स्ट्रक्चर। तो आप ये कॉमन नेम भी याद रखना, और उसके साथ ये वाला नेम भी आप याद रख सकते हो कि इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ये वाला आपका आइसोप्रोपाइल रिंग हो गया और ये बेंजीन, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे कि फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमिन, ठीक है, ये दिया हुआ है क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो हमारा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होगा जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखो कि आप कैसे याद रखोगे। ये आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर भी आपका मिथाइल ग्रुप। तो आपने एडिशन किया O2 का, ठीक है, आपने रिएक्शन में O2 डाल दिया। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच आ जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, COOH, ठीक है। तो ये COOH फॉर्म कर दिया। अभी जब ऑक्सीजन, ये आप याद रखना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कुछ लगा हुआ है या फिर नहीं भी लगा हुआ है, ऐसे भी है कि O माइनस माइनस, ऐसे अगर कुछ है तो आप याद रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया पैरोक्साइड, ठीक है। उसके साथ ये इसका कंप्लीट नाम रहेगा कि क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके बाद जब आप एसिड के साथ वाटर का एडिशन करोगे, H+ एंड वाटर का जब एडिशन करोगे, ठीक है, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो अभी ये कैसे हो रहा है, ये वाला आप देखो, इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल वन है, फिर आपका ये मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल। तो इससे क्या होगा, हम करेंगे H+ का एडिशन। यहाँ पर ये जो लोन पेयर अवेलेबल रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या करेगा, H+ को ले लेगा। उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा, देखो, ठीक है, 1 मिनट। तो उसके बाद क्या फॉर्म होगा कि हमारे पास, ठीक है, तो ये जो सेकेंड ऑक्सीजन था उसने एक हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी था, उसने एक प्रोटॉन ले लिया, तो इस पे हो गया H2। और क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर यूज किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑलरेडी अवेलेबल था। तो उसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि हमने वाटर का एडिशन कर दिया, H2O। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर रहेगा। तो अभी क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाले पॉजिटिव चार्ज को उसको न्यूट्रलाइज करना है और एज ए वाटर उसको निकल जाना है, ठीक है, एज ए वाटर उसको निकल जाना है। तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स उसको अपने ऊपर ले लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और ये H2O फॉर्म करके निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन में से ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक बॉन्ड रहा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि मेरे को एक और बॉन्ड चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ले लेगा और यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एंड देन CH3, ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर दिया, कीटोन है ये। उसके साथ हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या रहा, अभी ये वाला बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पर फिनाइल रिंग रहेगा, फिनाइल ही बोलना चाहिए इसको। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर कर देगा अटैक और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका ये वाला कॉम्पाउंड। तो दिखने में लग रहा है कि ये फिनॉल जैसा ही है, एक एक्स्ट्रा आपका हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोल देंगे प्रोटोनेटेड फिनॉल, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये प्रोटोनेटेड फिनॉल है। अभी प्रोटोनेटेड फिनॉल में से क्या करेंगे हम, डीप्रोटोनेशन, तो इस स्टेप को आप बोल सकते हो कि डीप्रोटोनेशन। ये है आपका प्रोटोनेटेड फिनॉल, ठीक है, पीपी मत लिखना, आप कॉम्प्लीट नाम लिखना कि प्रोटोनेटेड फिनॉल। और यहाँ पर आप डीप्रोटोनेशन कर रहे हो। डीप्रोटोनेशन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को कर देगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिनॉल। तो हमने फिनॉल का प्रिपरेशन देख लिया। तो आप ये कंप्लीट आप नोट डाउन करना, जहाँ से हमें लिखना था यहाँ से।
ठीक है। तो आप कैसे ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से ये कंपाउंड्स फॉर्म हुआ आप नोट डाउन कर लेना। उसके साथ हमने ये देख लिया कि ये प्रोटॉन विद फिनॉल था, उसके बाद ये फिनॉल बन गया डिप्रोटोनेशन के बाद। लेकिन ये क्या था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। तो ये एसीटोन है, और यहाँ पर बुक पे आपको एक कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट एज मैकेनिज्म अगर आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हो रहा है, आपको पता होगा कि किस किस रास्ते से जा रहा है ये रिएक्शन, प्रोसीड कैसे हो रहा है। तो आप याद रख, ट्राई करना कि वैसे ही याद रहे। तो फिर आते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 7.4 करते हैं एंड 7.5। तो 7.4 में अगर आए तो ये क्या दिया हुआ है कि सो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुइटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट। ठीक है, सुइटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट ऑन मिथानॉल। तो मिथानॉल प्लस ये आपका हो गया मिथानॉल CH3OH, है ना। मिथानॉल प्लस ग्रिग्नाट रिएजेंट करना है और हमें रिएक्शन दिखाना है। सॉरी सॉरी, ये मिथानेल है, ये मिथानेल है, ये एल्डिहाइड, ये थोड़ा सा गलती हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, CH2OH। तो हमने देखा था कि क्या होता है ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ग्रिग्नाट रिएजेंट, कीटोन के साथ भी करता है, कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करता है। तो ये हमने नहीं देखा था, किसमें देखा था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था पार्ट 2 में। तो अभी देखते हैं कि वन नंबर वाला कंपाउंड हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ पहले आप देखो कि एक जनरल मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में R अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले दोगे आप ग्रीनाइट रिएजेंट और उसके बाद आप दे दोगे वाटर। तो वाटर देने के बाद जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा और उसके बाद वो बनाएगा OH। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसा दिखेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला डबल बॉन्ड था लेकिन ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH और कार्बन के साथ जुड़ जाएगा R। तो ये हमारा जेनेरिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड एक OH रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो R रहेगा वो ग्रुप। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये RMgX कौन सा होगा, R के जगह पर क्या आएगा हमें कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, R के जगह पर क्या आएगा हमें कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जेनेरली ये अवेलेबल होगा और ये R वेरी करेगा। ठीक है, ये आप पूरा याद रखना कि जनरली ये वाला अवेलेबल रहेगा और ये R फेरी करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर CH2OH ये जनरली अवेलेबल है, तो यहाँ पर CH2OH जनरली अवेलेबल है। तो जो हमारा R ग्रुप होगा इस वाले पे ये R ग्रुप रहेगा और इस वाले पे कौन सा R ग्रुप रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो आपका ग्रिग्नाट सुइटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट कौन सा होगा, फॉर वन। ठीक है, फॉर वन आपका क्या होगा, CH3 और उसके बाद आपका MgX, ये आपका सुइटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट हो गया। फिर आपका सेकेंड वाले के लिए ग्रिग्नाट रिएजेंट रहेगा ये वाला। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो ये वाला, उसके बाद आपका आ जाएगा MgX। तो अभी आपको ग्रिग्नाट रिएजेंट पूछा है, आपको एक कंप्लीट एग्जांपल देना है। ठीक है, कंप्लीट एग्जांपल देना है, तो आप एक्स नहीं लिख सकते, आपके उसके पास आपको एक्स की जगह पर कुछ लिखना होगा। जो भी हाइड्रोजन सुटेबल होगा आपको लिखना होगा। तो आप ब्रोमीन ब्रोमीन लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ब्रोमीन लिख दिया, RMgX की जगह पर आपने कर दिया RMgBr, और R की जगह पर यहाँ पर हमारा डिफरेंट आ गया ग्रुप जो यहाँ पर था, और यहाँ पर हमारा डिफरेंट ग्रुप आ गया जो यहाँ पर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप देखो कि यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर रहता है, ये वाला जनरल स्ट्रक्चर रहता है CH2OH। ठीक है, सभी जगह पर CH2OH रहेगा। उसके बाद बाकी ये R ग्रुप फेरी करेगा जो हमने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे कि कौन सा ग्रिग्नाट रिएजेंट होगा। तो ये सेकेंड वाले के लिए ये वाला ग्रिग्नाट रिएजेंट, फर्स्ट वाले के लिए ये वाला ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो अभी हम आते हैं 7.5 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमने हाइड्रेशन करा दिया, वाटर का एडिशन कर दिया,
तो वाटर का एडिशन अगर कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ये मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता था, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता था, है ना। हाँ, तो वाटर आएगा, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहाँ पर OH लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हाइड्रेशन वगैरह हमने पहले क्लास में ही, सॉरी सेकेंड क्लास में देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर। तो ये आपका एल्कोहल रेडी हो गया, ठीक है, ये आपका एल्कोहल बन गया। फिर आपका आ गया ये वाला रिएक्शन, यहाँ पर हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट से की, सोडियम बोरोहाइड्रेट से क्या करते थे, रिडक्शन करते थे। तो आप याद रखना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, उसके साथ आपका कीटोन को रिड्यूस करेगा। लेकिन बाकी अगर मान लो कि एस्टर हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उन फंक्शनल ग्रुप्स को वो रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अभी अगर देखें तो ये वाला आपका हो गया कीटोन और ये वाला आपका हो गया एस्टर। तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका यहाँ पर बना देगा OH। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा लेकिन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं दिखाया है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन ही है, ठीक है, यहाँ पर तो आपको दिखाना नहीं है। फिर आपका आ गया CH2 COCH3 एंड डबल बॉन्ड O। तो एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप को वो टच नहीं करेगा, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, तो आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हो, ताकि आप कैसे याद रखोगे आपको पता लगे। फिर आपका आ गया ये सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ पर क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया है, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, बाकी जो हमारा हाइड्रोकार्बन रहेगा उसको तो कुछ करेगा नहीं। तो ये आपका CH3 हो गया, और CHO की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो अभी हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो हम पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो देखो कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज होगा तो हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि ये वाला आपके पास एक अल्कोहल है और ये वाला एक दूसरा अल्कोहल है। तो इस पे अगर हम देखें तो सेकेंड वाले पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, या फिनॉल के लिए भी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला जो उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन क्यों ज्यादा होगा हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो हम अगर एक बीकर में या फिर कहीं भी अगर आप अल्कोहल ले लोगे और उसको हीट करोगे, ठीक है, उसको अगर हीट करोगे तो हमें पता लगेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है या फिर कितना नहीं है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो अवेलेबल नहीं रहेगा अल्कोहल का, मोर देन वन रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, मोर देन वन अल्कोहल ग्रुप रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। ओके, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल। तो आप लिख लेना ऐसे, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पर अगर देखें तो जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाता है, मतलब ये एल्काइल चेन इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, जो फंडरवाल्स अट्रैक्शन होता है वो फंडरवाल्स अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। आप देखो कि इसको हमने ये फंडरवाल्स अट्रैक्शन रेड डॉट से दिखा दिया है, ठीक है। तो आप पहला वाला अल्कोहल देखो और दूसरा वाला अल्कोहल देखो। दूसरे वाले अल्कोहल में आपका अंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या फिर कार्बन से इनका लेंथ ज्यादा है। तो आप ऐसे ही लिख लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है कि या फिर एक पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इन फिनॉल्स इंक्रीजेस विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इंक्रीज इन सीम लेंथ।
तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके साथ आप उसका जो मेन रीजन होगा वो भी लिख सकते हो, ड्यू टू द इंक्रीज इन थंडरबोल्ट फोर्सेस, और उसके साथ आप साइड में ये दोनों भी नोट डाउन कर लो, ताकि आप दिखा दो कि ये आपका थंडरबोल्ट फोर्स हो गया, यहाँ पर ये थंडरबोल्ट फोर्स हो गया, तो इसमें ज्यादा थंडरबोल्ट फोर्स है, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन, दोनों मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। In alcohols, the boiling point decreases with increase in branching in the carbon chain। ठीक है, तो ये ठीक है, हमारा ये वाला एक कंपाउंड हो गया, ये वाला। तो हम दूसरे वाले को देखते हैं। ये वाला एक अल्कोहल हो गया, और उसके साथ ये वाला एक अल्कोहल हो गया, ये वाला एक अल्कोहल हो गया। तो हम मॉलिक्यूलर वेट सेम रखते हैं, तो यहाँ से एक कार्बन को हटा देते हैं। फिर मोर देन वन अल्कोहल रहेगा, तो हम 3 अल्कोहल को दिखा देते हैं। तो अब नोट में लिखना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि क्यों होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ब्रांच निकाल दिया, और पहले वाले पे कोई ब्रांच नहीं है मेन चेन पे, और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया फंडरवल्स फोर्स, यहाँ पर ये फंडरवल्स फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फंडरवल्स फोर्स आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स पास पास में है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रांच निकल रहा है। ठीक है, ब्रांच निकल रहा है, तो इस पे डिस्टेंस है, और इस पे मॉलिक्यूल्स के बीच मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जो फंडरवल्स फोर्स लगेगा, ये वाला जो फंडरवल्स फोर्स होगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ब्रांच नहीं निकल रहा। लेकिन नीचे वाले में देखो कि ब्रांच निकल रहा है, फंडरवल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जितना भी ज्यादा ब्रांच निकलेगा उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट को नोट डाउन करना कि इन केस ऑफ एल्कोहल्स, boiling points decreases with increase of branching in carbon chain because of decrease in individual forces with decrease in surface area। ठीक है, ये तो surface area इसमें ज्यादा था, इसमें कम था। तो आप इस पॉइंट को भी लिख देना। तो ये एक पॉइंट हो गया जहां पर हमें ये पहले दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ये दूसरा पॉइंट हो गया जहां पर हम ये दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द hydroxyl group in alcohols and phenols is involved in intermolecular hydrogen bonding। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में दो के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, एक तो इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अभी अल्कोहल एंड फिनॉल्स के केस में हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यानी कि सेम टाइप का जो भी अलग अलग मॉलिक्यूल है उनके बीच रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये वाला ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला फिनॉल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप ये देख सकते हो ये सब। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेमली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में अल्कोहल एंड फिनॉल में ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ईथर। ठीक है, ईथर के साथ कंपैरिजन हम देखेंगे। उसके बाद आपका आ गया हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथानॉल एंड प्रोपेन, ठीक है, हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली। ठीक है, यानी कि इथानॉल एंड प्रोपेन का अगर हम देखें, ये वाला देखो इथानॉल, और उसके साथ ये आपका प्रोपेन है। तो मॉलिक्यूलर मास है इथानॉल का 46 और प्रोपेन का 44। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास यानी कि आपका क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम पहले देखते हैं इथानॉल एंड प्रोपेन का, सॉरी इथानॉल एंड प्रोपेन का। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पता लग जाएगा कि इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है।
फिर यहाँ पर प्रोपेन का 231 कम है, और उसके साथ ये वाला है आपका ईथर, ठीक है, ये वाला है आपका ईथर। ईथर का भी ये आपका ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास वाला ईथर लिया हुआ है, इसका है 248, यानी कि ये आपका मेडिएटेड है इन बिटवीन अल्कोहल एंड दैट एल्केन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के बीच में आ गया। तो अगर हम देखें तो ये पॉइंट दिया हुआ है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने यहाँ पर देखा, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो यहाँ पर अल्कोहल्स के होगा, अल्कोहल्स से हो जाएगा एसोसिएशन। तो एसोसिएशन अगर होगा तो अल्कोहल्स अगर एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ रहा होगा, ठीक है, एसोसिएशन अगर होगा तो उनके बीच थोड़ा सा ये अट्रैक्शन रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, और उसके वजह से क्या होगा कि आप ये नहीं कर सकते कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना होगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर देना होगा ताकि वो एवापोरेट हो जाए, तो इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मेन रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से एसोसिएशन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये ईथर और हाइड्रोकार्बन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन डैम व्हिच इज लेकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन, एंड ईथर एंड हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉरी क्या नहीं रहता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं रहता ईथर एंड प्रोपेन में, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा इन कंपैरिजन टू इथानॉल, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक का है 351, दूसरे का है 248 एंड 231, ऑलमोस्ट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फर्क है, और ये थोड़ा हाई हो गया, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब उसको नोट डाउन करना, ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हो ताकि आप अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सको। तो उसके साथ, ठीक है, हम ईथर अभी आप अगर चाहो कि ईथर एंड एल्केन का कंपैरिजन कर दे कि इसका क्यों थोड़ा सा ज्यादा है, ये सब हम ईथर को, मतलब ईथर की प्रॉपर्टीज जब देखेंगे तब हम बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। जब हम ईथर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो वो नेक्स्ट आएगा, अल्कोहल के फिनिश होने के बाद वो नेक्स्ट आएगा। तो अभी आते हैं हम सोल्यूबिलिटी पे, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्टली पॉइंट दिया हुआ है, solubility of alcohols and phenols in water is due to the ability of formation of hydrogen bonds with water molecules, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल एंड फिनॉल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका हो गया अल्कोहल, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका अल्कोहल, ऐसे। तो इनके बीच अगर एक अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, अट्रैक्शन अगर रहेगा तो क्या हो गया, वाटर और पानी मिक्स हो जाएगा, यानी कि वाटर में अल्कोहल सोल्यूबल हो जाएगा। सिमिलरली फिनॉल भी सेम है, वो सोल्यूबल हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि अल्कोहल एंड हाँ, हमने वाटर के साथ नहीं देखा था, ठीक है, ये वाला वाटर के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैं दिखा देता हूँ कि ये आर ग्रुप, कोई से भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये आर ग्रुप आपका एल्काइल ग्रुप रहेगा इन केस ऑफ आपका क्या, इन केस ऑफ आपका अल्कोहल, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये आपका आ गया इन केस ऑफ फिनॉल C6H5, है ना, फिनाइल रिंग। तो इन दोनों में से एक आपको देना है। उसके साथ हमें क्या करना है कि हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। तो ये आपका हाइड्रोजन आ गया, फिर ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर दो लोन पेयर रहेगा, फिर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तीन वाटर मॉलिक्यूल। और ये आर के साथ अगर आप OH को मानोगे तो ये आपका हो गया अल्कोहल, और आप अगर फिनाइल रिंग के साथ अगर मानोगे तो ये आपका हो गया फिनॉल, हाइड्रोक्सिल को मानोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट ही लिखना, मैं आपको सेम, मतलब सेम एक ही मॉलिक्यूल पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट करके लिखना, फिनॉल के लिए अलग एंड आपका अल्कोहल के लिए अलग। और ये याद रखना कि अगर आपको एग्जाम में पूछे ये क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं पे, तो आप आर ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल दे देना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आर लिख दिया, ठीक है।
तो आर ग्रुप में आप कुछ एग्जांपल दे देना, ठीक है। डायरेक्ट आप मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिमिलरली ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन में आएगा, और इसको ही हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप दिखा देना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करना कि यहाँ पर देखो कि द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला एक अल्कोहल है और ये एक दूसरा अल्कोहल है। तो हमें क्या बोला है कि साइज अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, तो हम एल्काइल के लिए ही डायरेक्टली एग्जांपल ले रहे हैं, देख रहे हैं अल्कोहल के लिए। तो ये वाले का साइज ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप का, यहाँ पर 3 कार्बन है ना, 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इस वाले का साइज कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ये वाला जो कंपाउंड है, नीचे वाला जो अल्कोहल है, उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा एंड ऊपर वाले का सोल्यूबिलिटी कम होगा। अभी देखो कि क्यों, कि अगर हम सोल्यूबिलिटी के केस पे देखें, तो सोल्यूबिलिटी के केस पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल का कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। मेनली हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है OH के साथ, ठीक है। मेनली हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है OH के साथ, और कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो जितना ही लंबा ये एल्काइल ग्रुप रहेगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका एक गैप जैसा रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा सोल्यूबिलिटी के लिए, तो ये क्या होगा, जितना ही लंबा हमारा हाइड्रोकार्बन का चेन होगा, उतना ही हमारा सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सोल्यूबिलिटी हाई होगा, इसका सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट डाउन कर लेना। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ये वाला लाइन भी आप देख लो कि सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स आर मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो इस लाइन से यही बोला गया है कि अगर लोअर मास का, लोअर मॉलिक्यूलर मास अगर अल्कोहल होगा, यानी कि ये वाला अल्कोहल लोअर मॉलिक्यूलर मास का है, ये वाला थोड़ा सा हायर है, और इससे हायर भी हम जा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि लोअर अगर मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो वो इजीली सॉल्युबल होगा, है ना, इस वाले पॉइंट से हमने देख लिया था। तो सिर्फ वही बोला गया है कि इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि 1:1 रेशियो में, कि 50% अपने दे दिया, 50% दे दिया अल्कोहल, 50% दे दिया अपने वाटर, या फिर आपने क्या कर दिया कि 30% आपने दे दिया अल्कोहल, 7% दे दिया वाटर, या फिर आप सॉरी 70% आपने वाटर दे दिया, या फिर आपने क्या कर दिया कि 70% अल्कोहल दे दिया एंड 30% दे दिया वाटर। तो इन ऑल प्रोपोर्शंस, इस लाइन से यही बोल रहे हैं कि इन ऑल प्रोपोर्शंस विथ वाटर ये क्या हो सकता है, ये आपका सोल्यूबल हो सकता है, मिक्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं एग्जाम्पल 7.3 में, और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखना है। तो आप पहले क्या करो, ओके सॉरी, तो यहाँ पर आप पहले क्या करना कि ऐसे क्वेश्चंस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना, उसके बाद आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला वाला देखते हैं कि पेंटेन 1 ऑल। तो पेंटेन अगर रहेगा
तो हमारे पास 5 कार्बन वाला सिस्टम है, पेंटेन, और पहले पोजीशन पे आ गया आपका एल्कोहल। फिर आपका आ गया इथानॉल, सॉरी ब्यूटेनॉल। तो ये आपका आ गया ब्यूटेन, और ये आपका आ गया एल्कोहल 1 पोजीशन पे। उसके बाद आपका आ गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये आपका आ गया ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे आ गया। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो सेकेंड पोजीशन पे हम दे देते हैं एल्कोहल ब्यूटेन। फिर आपका आ गया इथानॉल, ठीक है, मीट ईट, और ये एल्कोहल मिथानॉल, सॉरी इथानॉल, हाँ। फिर आपका आ गया प्रोपेन 1 ऑल। तो मीट ईट प्रोप, 3 कार्बन आ गया और 1 पोजीशन पे एल्कोहल आ गया। फिर आपका आ गया मिथानॉल, यानी कि ये वाला सिंपल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या देखा था कि जैसे हमारा एल्काइल चेन इंक्रीज होगा, नंबर कार्बन चेन इंक्रीज होगा लेंथ, उतना ही हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला जो है, ये पहले वाले का कार्बन चेन सबसे ज्यादा लेंथ है इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, ठीक है। तो हम लोअर से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले का यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन वाला एल्काइल चेन है, तो इसका सबसे लोअर होगा। तो हमने दे दिया 6। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर 2 कार्बन वाला है, तो हमारा दूसरे पे आ जाएगा इथानॉल, यानी कि फोर्थ वाला, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसमें है 3 कार्बन वाला एल्काइल चेन, तो ये आ जाएगा आपका तीसरी पोजीशन, तो ये फिफ्थ वाला आ गया। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन का होगा तो हम क्या देखेंगे, उस हम देखेंगे कि ब्रांच किस में ज्यादा है। तो अगर नीचे वाले में देखें उसमें एक ब्रांच निकला हुआ है, और पहले वाले में कोई भी ब्रांच नहीं निकला है, तो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो हमारा नीचे आ जाएगा आपका 3 और ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा यही बचा, और इसमें ही नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है अल्किल चेन में, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ये पहला वाला आ गया। तो ये वाला है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन अल्कोहल्स। तो अभी हम सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड में क्या है, पेंटेन 1 ऑल। तो ये आपका आ गया मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है, 5 कार्बन वाला है, पेंटेन 1 ऑल। फिर उसके बाद आपका है एन ब्यूटेन, ओके, डायरेक्टली एन ब्यूटेन है, ये अल्कोहल नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं। उसके बाद आपका आ गया पेंटानेल, मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट, और ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंटानेल हो गया ये। उसके बाद आपका आ गया इथोक्सी इथेन, तो ये इथोक्सी इथेन हो गया। तो इन 4 के बीच हमें करना है कंपैरिजन। तो हम कर देते पहले नंबरिंग, ये वाला 1 2 3 एंड देन ये फोर्थ। तो अगर हम देखें तो ये वाला अल्कोहल है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल रहेगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा ही है, उसके साथ नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है एल्काइल चेन पे, तो इसका सबसे हाई होगा। और हमने देखा था कि एल्कोहल्स का सबसे हाई होता है। उसके साथ आपका नेक्स्ट क्या होगा कि ये वाला एल्कोहल नहीं है, इथर भी नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तो हमारा क्या होगा, ये सेकेंड वाला वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो अभी कंपैरिजन करना है हमें पेंटानेल एंड
इथोक्सी इथेन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेंटानिल में क्या होता है ना, पेंटानिल में डाइपोल 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 इंटरेक्शन हो सकता है। थर्ड वाले में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। तो आप देखो कि पेंटानिल क्या है, एक कीटोन है। ठीक है, पेंटानिल है एक कीटोन, कार्बन आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे। तो ऐसे हमारे पास बहुत पेंटानिल अवेलेबल रहेगा। तो मैं जेनरल कीटोन की तरह ही दिखा रहा हूँ, बहुत अवेलेबल रहेगा पेंटानिल। ये डायरेक्ट जेनरल कीटोन है, ठीक है। ये पेंटानिल का स्ट्रक्चर मैं नहीं दिखा रहा, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। तो इस पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन में रहेगा डेल्टा माइन निगेटिव, इसमें रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। सेम डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, इसमें आएगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। तो क्या होगा, डेल्टा निगेटिव के साथ डेल्टा पॉजिटिव का इंटरेक्शन, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव के साथ डेल्टा पॉजिटिव का इंटरेक्शन। तो ऐसे ही इंटरेक्शन करते रहेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एसोसिएशन रहेगा इसमें। ठीक है, अल्कोहल्स की तरह नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो एसोसिएशन रहेगा। ओके, मैंने ये गलत दिखा दिया, ये यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। ये पेंटानिल है, एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा एक में। तो एक आर की जगह पर हाइड्रोजन कर देना, ये गलत दिखा दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये इसमें एसोसिएशन रहेगा थोड़ा सा, इन कंपैरिजन टू इथेन। तो हमारा क्या होगा, सी वाले का ज़्यादा रहेगा, 4 के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। एंड हम केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।